नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान पर एक बार फिर अमेरिकी हमले का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से जो 2 हफ्तों का सीज फायर 7 और 8 तारीख की दरमियानी रात को हुआ था, उसमें अभी पहला सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जंग फिर छिड़ सकती है। इसके पीछे बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट है, जिस पर ईरान ने अभी आर्थिक नाकेबंदी की है, लेकिन ट्रंप ने भी धमकी दी है कि वो आज से हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी नाकेबंदी लागू करेंगे। ट्रंप ने जो समय दिया है वो अब से आधे घंटे बाद ही है, यानी 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे, जबकि ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं 7:04 अभी हो गया है और 7:30 बजे यानी 26 मिनट बाद वो समय सीमा खत्म हो रही है। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर पोर्ट से आने और जाने वाले जहाजों को रोकेगा, ये रोकना शुरू कर देगा अमेरिका। ये सीधे सीधे जंग का उकसावा ही है। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स भी इसीलिए फेल हुई क्योंकि अमेरिका ईरान की कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था। हालांकि ईरान का तो कहना है कि अगर अमेरिका हमारी शर्तों को स्वीकार करता है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हम एक और वार्ता करेंगे। आज ही भारत में ईरानी राजदूत डॉक्टर मोहम्मद पथली ने यह बयान दिया है। मोहम्मद पथली का यह बयान जरा देख लेते हैं, स्क्रीन पर ले आइए। मोहम्मद पथली का वीडियो और उसमें वो जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे, और कह रहे हैं साफ साफ कि अमेरिका जो है वो सीधे धमकाने के अंदाज में यहाँ बातें कर रहा है। जरा सुनाइए क्या कह रहे हैं। And they will attend in the negotiation with all experiences and all expertise and all experiences of the United States and the negotiation. We believe that if they avoid the unlawful demands and recognize our legitimate right and interest, I think that the negotiation be success, and the ceasefire depends on their approach to this. तो ईरान अब भी शांति कायम करने की बात कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जंग के अलावा शायद कुछ और चाहते ही नहीं हैं। हालांकि ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उसके बंदरगाहों को रोकने की कोशिश करता है तो वो जवाबी कार्रवाई करेगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की धमकियां गैर कानूनी हैं और ये समुद्री डकैती जैसी हरकत है। जी हां, अमेरिका की धमकियां गैर कानूनी हैं और यह समुद्री डकैती जैसी हरकत है। न्यूज एजेंसी IRIB में जारी बयान में ईरान ने कहा है कि वो युद्ध खत्म होने के बाद भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। ईरान ने साफ किया है कि दुश्मन से जुड़े जहाजों को ईरानी समुद्री सीमा से गुजरने का अधिकार नहीं है। वहीं खाड़ी देशों को चेतावनी देते हुए ईरान की सेना ने कहा है कि क्षेत्र के बंदरगाहों की सुरक्षा या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी। ईरानी सेना ने आगे कहा है कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों को निशाना बनाया तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। यहां साफ साफ ईरान ने धमका दिया है। तो अब देखिए, ये एक जो विजुअल आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 दिन पहले अमेरिकी डिस्ट्रॉयर विमान जो है, डिस्ट्रॉयर युद्धपोत जो है, ये हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहा था, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी, और ईरान ने सीधा सीधा कहा कि आगे मत वरना मिसाइल दागेंगे हम, और उसके बाद ये पीछे हट गया। तो ये एक तस्वीर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर, यहां पर काउंटडाउन चल रहा है। देखिए, तो आप देखिए कि किस तरह लड़ाई का दायरा बढ़ाने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ईरान की जमीन के बाद अब उसके पानी पर भी अमेरिका लड़ाई छेड़ने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप का यह फैसला यूरोपीय देशों को नागवार गुजर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा है कि ब्रिटेन ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का समर्थन नहीं कर रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ब्रिटेन का फोकस हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने पर है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे ऊर्जा की कीमतों को जल्द से जल्द कम कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस सप्ताह ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर एक
ज्वाइंट शिखर सम्मेलन करने जा रहे हैं ताकि इस संकट का हल निकाला जा सके। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक पोस्ट में लिखा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का निरंतर बंद रहना अत्यंत हानिकारक है। जीवन यापन के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए ग्लोबल शिपिंग को सुचारू करना अत्यंत आवश्यक है। ब्रिटेन ने फ्री नेविगेशन को बहाल करने के हमारे लक्ष्य को साझा करने वाले 40 से अधिक देशों को एक सम्मेलन में आमंत्रित किया है। इस सप्ताह ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त रूप से एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे ताकि संघर्ष समाप्त होने के बाद ग्लोबल शिपिंग की सुरक्षा के लिए एक समन्वित, स्वतंत्र और बहुराष्ट्रीय योजना पर काम को आगे बढ़ाया जा सके। वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि यह सम्मेलन उन देशों के साथ मिलकर आयोजित किया जाएगा जो स्ट्रेट में यानी हॉर्मुज में नेविगेशन की स्वतंत्रता बहाल करने के लिए शांतिपूर्ण बहुराष्ट्रीय मिशन में योगदान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा, इमैनुअल मैक्रों ने, कि यह पूरी तरह डिफेंसिव मिशन है जो संघर्ष में शामिल पक्षों से अलग होगा और इससे परिस्थितियां अनुकूल होते ही जल्द से जल्द लागू करने का इरादा है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका की नाकेबंदी की धमकी पर कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित, स्थिर और खुला रखना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साझा हित में है। चीन ने चेतावनी दी है कि इस अहम समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। साथ ही चीन ने यह भी कहा है कि वो ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई बनाए रखने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने को तैयार है। ये चीन का बयान मायने रखता है, काफी मायने रखता है। इस पर आगे हम और चर्चा करेंगे। इधर ईरान और अमेरिका के बीच फिर से शांति वार्ता की कोशिशों को भी आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी है। आज जापानी प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात कर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की और कहा है कि जापान ने अब तक शिखर सम्मेलन स्तर पर अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संपर्क बनाए रखा और स्थिति को जल्द से जल्द शांत करने के लिए राजनयिक प्रयासों को तेज कर रहा है। इसी आधार पर मैंने इस बात पर जोर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में स्थिरता बहाल करना एक अत्यावश्यक कार्य है जो वैश्विक रसद का एक महत्वपूर्ण केंद्र और एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक हित है और यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि जापान और अन्य एशियाई देशों सहित सभी देशों के जहाजों के लिए जल्द से जल्द स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित किया जाए। यह बात यहां पर कही गई है सनाई तकाइची जो जापान की प्रधानमंत्री हैं। आपको बता दूं कि ईरान ने हॉर्मुज पर अपनी पकड़ बनाने के लिए माइंस भी बिछाई है, समुद्र के अंदर माइंस बिछाई है, जिसे हटाने के लिए जापान ने माइंस स्वीपर, जी हां, माइन स्वीपर भेजने का फैसला किया था, लेकिन अभी इसे टाल दिया गया है। माइन स्वीपर जो है ऐसे खास नौसैनिक जहाज होते हैं जो समुद्र में बिछी हुई बारूदी सुरंगों को हटाकर जहाजों से के लिए रास्ता सुरक्षित करते हैं, रास्ता बनाते हैं। जापान ने कहा है कि सेल्फ डिफेंस फोर्स की तैनाती पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हालात पर नजर बनाए हुए हैं और आगे का फैसला स्थिति के अनुसार लिया जाएगा। इससे पहले कल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से फोन पर बात की और इसके बाद क्रेमलिन की वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि रविवार को दोनों नेताओं ने इस्लामाबाद में हुई बातचीत को लेकर फोन पर चर्चा की। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो राजनीतिक और कूटनीतिक रास्ते से समाधान खोजने और मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं ताकि पश्चिम एशिया में न्यायपूर्ण और लंबे समय तक शांति कायम हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए रूस क्षेत्र के सभी साझेदारों से संपर्क बनाए रखेगा। तो अमेरिका और इजराइल ने जो लड़ाई परमाणु हथियार खत्म करने के नाम पर शुरू की थी, वो अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने कब्जा जमाने की लड़ाई बन गई है। हालांकि हॉर्मुज हमेशा से ईरान का अधिकार क्षेत्र रहा है, लेकिन अमेरिका किस तरह दूसरों की चीजों पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, इसका ताजा एग्जाम्पल दुनिया देख रही है। लेकिन क्या अब दुनिया ये देखकर चुप बैठेगी या दुनिया जो है ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देगी? ये बड़ा सवाल है और इन सवालों के बीच क्या एक नई जंग की तैयारी हो रही है? और अभी से ठीक 20 मिनट बाद, 25 मिनट 20 नहीं बल्कि 15 मिनट 17 मिनट बाद क्या यहां और ज्यादा
हम एक ऐसी जंग की तरफ दुनिया को जाते हुए देखेंगे जिसमें अब चीन, रूस, टर्की, ये तमाम देश और उसके अलावा यूरोप के देश जो शांति की बहाली के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सब कुछ सामने आमने सामने होंगे। क्या यहां से बिन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप कोई सबक लेंगे? ये बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए, हमारे 5 वरिष्ठ साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ अखिल स्वामी जी, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, और इधर ईरान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जावेद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जावेद अब्बास साहब, आपका मीर जावेद अब्बास साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। मीर साहब, आपके पास सीधे आना चाहता हूं। जरा ये बताइए कि क्या यहां से हम अभी से कुछ देर बाद, कुछ आधे घंटे 1 घंटे बाद हॉर्मुज में कुछ और देखने वाले हैं? मीर साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबकी खिदमत में आदाब अर्ज करते हैं। देखिए राजीव जी, हॉर्मुज में अभी क्या होने वाला है, इसके नतीजे पर पहुंचने के लिए हम इन 40 दिनों से ज्यादा जो ये जंग आगे बढ़ चुकी है, उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें हमें एक हद तक जवाब मिल सकता है। आप अमेरिका साइड का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि जिन्होंने कहा था कि तख्ता पलटना है, फिर उन्होंने कहा है कि ईरान के सारे डिफेंस, मिलिट्री और नेवी के पावर्स को उन्होंने खत्म कर दिया है, फिर उन्होंने कहा है कि हमने वहां के लीडरशिप को खत्म कर दिया है, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बातें की। हत्ता उन्होंने ये कहा है कि तंगे होर्मुज को खोलना जरूरी है। तो ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड था। बट वो ट्रैक रिकॉर्ड का आखिरी नुक्ता ये है कि आज हम देखते हैं कि वही ट्रम्प साहब आज आकर कहते हैं कि तंगे होर्मुज को हम बंद कर देंगे, स्टेट ऑफ होर्मुज को वो बंद कर देंगे। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, ये खुद एक इलीगल वॉर है। अगर आप इसके मुकाबले में ईरान की अगर आप स्ट्रैटेजी और प्लानिंग देखेंगे तो रोज अव्वल से लेकर आज से आज तक ईरान के जो डिफेंस बोले, ईरान की जितनी भी क्षमताएं थी, चाहे वो मिसाइल या ड्रोन या जितने भी वो मैदान पर थी, उन्होंने अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया। ना सिर्फ जवाब दिया, उन्होंने 2 बराबर अमेरिका के हर एक हमले के मुकाबले में उन्होंने जवाब दिया। तो अब मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि खुद यहाँ पर उनके लीडर को उन्होंने शहीद किया, तो उसके फौरन बाद हम देखते हैं कि एक और हमारे पास लीडर है, उन्होंने जनरल्स को उन्होंने शहीद किया, तो हम देखते हैं यहाँ पर दूसरे नए जनरल्स हमारे पास रेडी होते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर वो यहाँ पर तंगे होर्मुज को अगर बंद करते हैं, जो इकोनॉमिकली ईरान के ऊपर एक फिशर आता है, यानी ईरान के ऑयल सप्लाई के पर जो मसला आता है, अगर वो यहाँ पर हाथ रखना चाहते हैं तो ईरान रेडी है। ईरान के पास हर वो फील्ड के निस्बत उनके पास हर एक प्लान ऑलरेडी रेडी है। तो इसीलिए हमने ये 2 साइड के हमने रिकॉर्ड्स देखे, तो जहां पर हमें पता चलता है कि ईरान के लिए एक ये बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर वो तंगे होर्मुज बंद भी करते हैं तो उनके लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, ईरान के पास ऑलरेडी प्लान्स होंगे। जी, ईरान के और प्लान होंगे, बिल्कुल होंगे, आप सही कह रहे हैं। लेकिन क्या यहां पर हॉर्मुज को सेंटर में लाकर और ये पूरे जंग को, हॉर्मुज यानी कि जो लड़ाई लड़ने की कोशिश अमेरिका ने की थी और जो कह रहा था अमेरिका की अपने सैनिकों को हमने 5,000 10,000 सैनिकों को भेज दिया है, रवाना कर दिया है और आमने सामने की हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, अब वो पूरा का पूरा क्या हम यहां शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं? हॉर्मुज पे शिफ्ट होते हुए देखेंगे। और अगर हॉर्मुज पर शिफ्ट होते हुए देखेंगे, क्योंकि सेंट्रल कमांड जो इनका अमेरिका का है, उसने आज अमेरिकी ईस्टर्न टाइम के हिसाब से 10 बजे का टाइम दिया अमेरिकी समय के हिसाब से, और जो अभी इससे थोड़ी देर बाद खत्म होने जा रहा है। और क्या इसके बाद हम अमेरिका को आगे ईरान के बंदरगाहों को कब्जा करते हुए देखेंगे? और यहां पर जो ईरान ने कह दिया है ऑलरेडी कि अगर गल्फ कंट्रीज के देश अमेरिका का साथ देते हुए यहां नजर आएंगे तो फिर हंगामा मच जाएगा, ईरान भी यहां रिटेलिएट करेगा। क्या यहां पर ऐसी चुनौतियां गल्फ कंट्रीज के सामने भी हैं कि वो साथ दें तो किसका साथ दें? जरा गल्फ कंट्रीज और ईरान के आज के रिलेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए।
मीर साहब। जी राजीव जी, देखिए इससे पहले भी इन्होंने इसी तरीके के बातें की थी। इन्होंने कहा था कि हमने हमारे ट्रूप्स को उतार दिया है, बूट्स ऑन ग्राउंड है। तो हमने उसका नतीजा भी देखा कि वो किस तरह से वहां पर भी उनको फेलियर मिला। अगर वो तंगे हुर्मुज के जरिए से अगर कोई फिशार लाते हैं या ईरान के जो पोर्ट्स हैं अगर वहां पर कैप्चर करने की कोशिश भी करते हैं, तो देखिए बात बहुत इजी है। ईरान की अगर आप एक जो सबसे बड़ी पावर, एक ड्रोन भी अगर मारते हैं उनके जहाजों के पर, तो उनके सारे ट्रूप्स या उनके जो बड़े बड़े महंगे महंगे जो कश्तियां हैं वो सारे डूब जाएंगे। तो उनको भी पता है, बट मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पर आकर को हिमाकतें करेंगे। देखें ये जो अभी जो बन रहा है कि तंगे हुर्मुज को हम बंद कर देंगे, ये सबको पता है। जो भी रोज अव्वल से लेकर आज से आज तक इस जंग को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पता होता है कि ये जो हो रहा है वो दरवाजे वो प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर। वो उनके पास कोई प्लान नहीं है, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो भुखला चुके हैं। वो खुद देखते हैं कि अपने ही जो कौम के जो बड़े होते हैं उनके ऊपर वो बातें करते हैं और फिर एक ट्वीट करते हैं एआई जनरेटेड फोटो, जहां पर वो खुद अपने पोप के पर एक मसीह बनकर आकर वो हाथ पे। तो ये सारी चीजों को रखते हुए समझ आता है कि वो इनका सिस्टम कंप्लीटली फेल हो चुका है और खुद जो प्रेसिडेंट है उनकी जो मानसिक जो सिचुएशन है, मेंटालिटी है, वो एकदम काम नहीं कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आकर अगर वो करते हैं तो देयर आर पॉसिबिलिटी उन्हीं के लिए ये जंग दूसरे एक फेज में आ चुका है। कल तक वो जमीन पर लड़ रहे थे, कल तक वो अटैक कर रहे थे बैक टू बैक वेव्स के हिसाब से। ईरान के लिए ये नई चीज नहीं है, ये ईरान इसको एक जंग का हिस्सा ही देख रहा है। वो उसका जो फेस है वो बदल चुका है। अब वो समंदर पे ये जो लुटेरे हैं, दरियाई लुटेरे, अगर आप इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे तो इनकी हिस्ट्री में इनके आबा अजदाद सारे लुटेरे ही थे, दरियाई लुटेरे थे। आज वो वही काम आकर यहाँ पे करना चाहते हैं। अगर वो करेंगे तो यहाँ पर उनको फिर से मार मिलेगी। जी, ये बताइए कि ईरान में क्या हलचल है इसको लेकर, जब होर्मुज की बात आ रही है, ओवरऑल ईरान में क्या हलचल है? शायद डिस्कनेक्ट हो गए मीर साहब, और ईरान की हलचल समझें। जी जी मीर साहब, ईरान में इस वक्त क्योंकि एक नई जंग यहाँ से जो जिस 2 सप्ताह के सीज फायर की बात थी, और अभी 2 सप्ताह, पहला सप्ताह नहीं बीता है और फिर से जंग की बात होने लगी। डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ ईरान को धमका रहे हैं, वो तो अब पोप लियो को भी धमका रहे हैं। वेटिकन को, कैथोलिक चर्चेज को सीधे धमकी दे रहे हैं। खुद को अब वो जीसस क्राइस्ट का अवतार मानने लगे हैं। और इन सब चीज़ों में अब तो ईरान उनके लिए कुछ है ही नहीं। ईरान तो बेश छोटा सा बच्चा है, क्योंकि वो तो बड़े हो गए इस सृष्टि के रचनाकार, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड को का क्रिएटर। उन्होंने क्रिएट किया वर्ल्ड को, और हम सब उन्हीं के द्वारा बनाए गए इंसान हैं। वो धरती से ऊपर हैं। तो ये वो बताने लगे, पोप को सीधे धमकाया उन्होंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर। तो ये जरा आपसे समझना चाहता हूं कि इन तमाम चीज़ों को अगर देखिए तो ईरान के लोग जो सड़कों पे हैं, जो लगातार पिछले 40-45 दिनों से, वो क्या सोच रहे हैं आज की तारीख में। चूंकि आप ईरान में हैं, इसीलिए मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये एक नई जंग की तैयारी दिखाई दे रही है। जी देखिए राजीव जी, ईरान की जो हुकूमत है या यहाँ की जो फौजी है या यहाँ के जो सबसे बड़ा बल है, यहाँ के जो लोग हैं, इनके जो अहदाफ है, इनके जो क्या कहते हैं, इनके जो टारगेट्स हैं, वो कोई बदले नहीं है। ये अपने इरादे में और अपने वो जो प्लान थे उसके पर वो बने हैं। उनके इसमें कोई तब्दीली यहाँ पर पाई नहीं जाती है। हत्ता इन्होंने जो कहा है, क्योंकि अब देखें 40 दिन के ऊपर हो चुका है, इनके ट्वीट्स को लेकर कोई सीरियस यहाँ पर डिस्कशन भी नहीं होती है। मैं सुबह से यहाँ पर कॉलेजेस जाता हूँ या बाहर फिरता हूँ, तो किसी ईरानी से इसके ऊपर बातचीत भी नहीं हुई है। ये यहाँ की रियलिटी है। तो इनके ट्वीट्स को आजकल यहाँ पर कोई अहमियत नहीं दी जाती है। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो ईरान उसके लिए पहले से ज्यादा वो इसको
नाकारा करने नहीं देंगे, वो पलटाकर जवाब ही देंगे। जी, पलट के जवाब देंगे। लेकिन यहाँ ईरान तैयार है अब एक नई जंग के लिए? जी, अब देखिए, मैं आपके पहले सवाल में भी मैंने कहा था, ट्रैक रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैक रिकॉर्ड या डेटा, आप इसको रखकर जब आप देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ईरान ने पहले ही दिन से अपने ऑब्जेक्टिव्स को उसने हासिल किया है। वो जो गल्फ कंट्रीज, वो जो जीसीसी कंट्रीज जहां पर उनके बेसिस थे अमेरिका के, जिससे ईरान को खतरा था, ईरान ने उन सारे बेसिस पर, तकरीबन 13 बेसिस पर उन्होंने प्रॉपर अटैक किया है और उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव था, और यही ईरान ने तमाम कंट्रीज को बता दिया है कि हमारे पास पिछले 40 पर 7 साल के सब्र के बाद हम एक सुपर पावर बनकर यहाँ पर आए हैं। तो इस साइड कर आप देखेंगे इस तरह के बहुत सारी चीजें जो ईरान के थे ऑब्जेक्टिव, वो उन्होंने अचीव किए हैं। बट अगर आप उस तरफ से देखेंगे अमेरिका के साइड से, तो हम देखते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्टिव भी अमेरिका का यहां पर हासिल अभी तक नहीं हुआ है। तो वो नहीं होने पर हम देखते हैं कि उनका सिस्टम फेलियर हो रहा है, उनके जनरल्स निकाले जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि अब वो आकर जो तंगे हुर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो कल तक खुला था, उसके बाद इन्होंने ही आकर ईरान को उसको हाथ में दिया। अब वो ईरान जब वो कंट्रोल कर रहा है, फिर आकर कह रहे हैं कि हम तंगे हुर्मुज को बंद कर देंगे। तो यहां पर समझ आती है कि इस ट्रैक रिकॉर्ड पर कि ईरान का जो हाथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ईरान हर तरीके से रेडी है। अब आप खुद देखें, नेगोशिएशंस भी जो हुआ है, जंग के 10वें दिन के बाद हम देखते हैं कि नेगोशिएशन की बातें शुरू हो गई थी, फिर भी ईरान ने कहीं पर भी नेगोशिएशन की बात नहीं की। बट एक टाइम के बाद हम देखते हैं कि ईरान आता है, नेगोशिएशन करता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हम देखते हैं कि कुछ लोगों के जहनों में ये था कि ईरान जिद्दी हो चुका है, ईरान नहीं चाहता नेगोशिएशन करने, बातचीत करने। बट ईरान को यह समझ थी, क्योंकि ईरान से ज्यादा अमेरिका के निस्बत कोई तजुर्बा नहीं रखता। ईरान खुद एक साल में 2 मरतबा ऑन टेबल्स उसके पीठ पर वार हुआ है, तो ईरान को यह तजुर्बा काफी है। तो फिर भी उसने अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, या वो जो लोग जो ईरान को पसंद करते हैं, उनके खातिर वो इस्लामाबाद में जाते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि वहां पर भी ये जो वेस्ट है, ये जो अमेरिका, ये जो साम्राज्य है, वहां पर भी वो 10 पॉइंट्स के पर बात करने के बावजूद वो आकर इनके पर नए चीजें लाकर थोपते हैं। नई चीजें यानी कि वही यूरेनियम एनरिचमेंट के वो बात करते हैं, वो कहते हैं दूसरी चीजें आपको बंद करना चाहिए। अभी आज ही का ही वो अराक्ची साहब का बयान था, वो कहते हैं कि हमें नेगोशिएशन में कोई मसला नहीं था, मगर ये कि वो आकर हमारे पर बातें थोप रहे हैं, ये खुद कानून के खिलाफ था। तो यहां से वो पता चलता है कि वो जो डोमिनेंस जो वो जो चाहते हैं वो हमारे पास नहीं चलेगी। हम पिछले 47 ईयर से इसी डोमिनेंस के खिलाफ, या मैं बात को बदल के कहूं, वो जो वेस्टर्न हेजेमनी जो है पूरी जो कंट्रीज के ऊपर बनी है, ईरान के ऊपर वो असर नहीं करता। तो ईरान ने आकर यहां पर भी उसको दिखला दिया है। तो ये सारी चीजों को जब आप देखते हैं, करते हैं, तो पता चलता है कि ईरान का यहां पर अपर हैंड है और ईरान इज रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिप्लाई। जी, ईरान तैयार है किसी भी तरह के जवाब के लिए, जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है और जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ईरान अब क्या पानी में लड़ाई लड़ेगा? क्या हॉर्मुज जो है ये सेंटर पॉइंट बन गया है? एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच इधर जरा नेतन्याहू की तरफ आना चाहता हूं। मीर साहब, नेतन्याहू का एक वीडियो अभी से थोड़ी देर पहले आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जेडी वांस हमारे टच में थे, जेडी वांस हमको ने पूरी सारी बातें ब्रीफ की हैं, इन डिटेल्ड उन्होंने कहा बताई हैं, और उसके बाद पल पल की रिपोर्ट दे रहे थे। और इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि परमाणु कार्यक्रम जो है, न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट आपका है ईरान का, उस प्रोजेक्ट को खत्म किया जाए, और इसको 1-2 दिन के लिए, 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि दशकों के लिए, डिकेड्स के लिए खत्म करेंगे। और ये हमारा मुख्य एम है, और इसको खत्म करके ही इस जंग को खत्म करेंगे हम। इसको कैसे ईरान देखता है? क्योंकि अभी अभी ये बयान आया थोड़ी देर पहले, नेतन्याहू का बयान, मामला फिर से यूरेनियम एनरिचमेंट पे आ गया। देखिए राजीव जी, इजराइल का जो
अभी मुझे जो समझ आया है ये सारे जंग को देखते हुए, जब ये बात नेगोशिएशन की होती है तो हम देखते हैं कि इजराइल यहाँ पर बीच में अटक चुका है। किस तरह से? हम देखते हैं कि खुद अमेरिका में वहां के लोगों में ये बात उठ चुकी है, वो प्रोटेस्ट में हम देख रहे हैं, हत्ता उनके जो बड़े ऑफिशियल्स हैं ये कह रहे हैं कि ये जंग जो हो रही है वो दरवाक़ इजराइल के तरफ से हो रही है, ना कि अमेरिका के इंटरेस्ट में। तो ये बात बहुत क्लियर है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि अगर ये नेगोशिएशन अगर हो भी जाते तो यहां पर अमेरिका के लिए दो ऑप्शन रहते, या वो अमेरिकन इंटरेस्ट देखता या नहीं वो इजराइल के फेवर में करता, जो होता नहीं। तो अगर ये नेगोशिएशन हो जाते तो इजराइल अकेला अटक जाता। तो उसके बाद हम देखते हैं कि खुद फलस्तीन के लोग और इजराइल, या बोले कि ईरान या इजराइल के बीच में एक मुकाबला हम देख सकते थे। और आपको पता है कि इजराइल बगैर अमेरिकन सपोर्ट के कोई हैसियत नहीं रखता है, वो एक इलीगल एंटिटी है, वो एक इलीगल एंटिटी है। जितना भी फंड होता है या मिलिट्री या पूरे एस्पेक्ट हम देखते हैं वो पूरा अमेरिकन बैकअप होता है। आज अमेरिका के लोगों में इतना शऊर आ चुका है, वो समझ रहे हैं, हत्ता उनके जो हाई ऑफिशियल्स जो हैं वो भी समझ रहे हैं कि ये जो जंग है ये अमेरिका के फेवर में किसी भी हिसाब से नहीं आ रहा है। ये जितना भी हो रहा है वो इस्राइल के लॉबीज आकर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अमेरिका को, और उन्होंने अमेरिका को इस मैदान में खींच चुके हैं, और इस बुरी तरीके से यहां पर अमेरिका अटक चुका है। ये एक बात है। और रही बात दूसरी, देखें राजीव जी, ये जो नेतन्याहू का जो बयान है कि न्यूक्लियर प्लांट या न्यूक्लियर वेपन, ये आज की बात नहीं है। पिछले 30-35 साल से वो इसी एक टॉपिक को लेते, उन्होंने इराक पर हमला किया, इन्होंने अफगानिस्तान पे आया, इसी तरीके से उन्होंने लिबिया, इसी तरीके से उन्होंने सूरिया, ये सारे जगह पर उन्होंने असल हदफ इनको ईरान को क्या कहते हैं वही तख्ता पलट बोले या ईरान को कैप्चर करना था। या मैं इस तरह से भी कहूं, इनका जो ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है उस प्लान तक अचीव करने के लिए उनका जो सबसे बड़ा जो टॉपिक था वो ये था कि न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। यानी पिछले 30 साल से कोई क्या न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता। जब ईरान को हम इस जंग में देखते हैं कि पूरे एतबार से, मिलिट्री एतबार से वो स्ट्रांग है, क्या वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता? हत्ता न्यूक्लियर वेपन बनाने की टेक्नोलॉजी इनके पास है, मगर क्योंकि यहां पर इस्लामी क्रांति इस मास वेपन को बनाने की इजाजत नहीं देती है। जैसा कि शहीद अली खामेनेई ने 2004 में उन्होंने फतवा दिया है कि ये बनाना हराम है, क्योंकि ये क्या कहते हैं मास डिस्ट्रक्टिव एक वेपन है जो लोगों के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो तब से लेकर अब तक वो इसी एक मौजू को लेते हैं और अलग अलग तरीके से वो आकर कंट्रीज पे अटैक करते हैं। तो अब मुझे नहीं समझ आता है कि वो जो लोग जो कहते हैं कि ईरान क्यों नहीं, अब सवाल को यहां पर बदलना चाहिए। सारे लोग मिलकर अमेरिका और इजराइल के ऊपर प्रेशर लाने की, तुम्हारे ये सारे मुश्किलात की वजह से आज पूरी कंट्री क्राइसिस में आ चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां पर, क्योंकि यहां से अच्छा आपको लगता है क्या कि ये जंग फिर से भड़केगी, या ओवरऑल जो 2 सप्ताह का जो सीज फायर है वो लागू रहेगा, चालू रहेगा? यहां पर भी मैं ये कहते चलूं कि अगर वो हमला करते हैं तो मुझे ये यकीन है कि मैं जो पिछले इन चंद दिनों से, जो चंद हफ्तों से जो मैं जंग देख रहा हूं, कि मुझे यकीन है कि ईरान के पास प्री प्लान्स होंगे, स्ट्रेटजीज होंगे, वो प्रोएक्टिवली भी इसको करेंगे। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, अगर वो इसको आगे भी लेकर जाते हैं तो ईरान की साइड से सीवियर जवाब भी होगा, क्योंकि ये खुद तंगे हुर्मुज को बंद करना ईरान के जंग का एक हिस्सा है। ईरान इसको अलग से नहीं देखेगा, ये ईरान के जंग का हिस्सा है। तो यहां पर भी वो किसी ना किसी एक प्लान को रेडी से रखा होगा। जी, प्लान रेडी रखा होगा, यानी यहाँ ईरान भी तैयार है कि ये जंग अगर भड़कती है, जंग अगर फिर से शुरू होती है, तो चाहे वो इस सीज फायर के दौरान ही क्यों न सही, लेकिन इसमें ईरान रिटेलिएट करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन यूरोप के देशों का क्या आप देखते हैं यहाँ पे? आखिरी चलते चलते एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ यूरोप के देशों का, और जिसमें कीर स्टारमर ने साफ साफ कहा है, कीर स्टारमर 40 देशों की मीटिंग बुला रहे हैं इसी को लेकर, इसको कैसे देख रहा है ईरान? देखें राजीव जी,
अच्छा, इस थोड़ा और पीछे जाते हैं। इन जंगों में इसी तरीके का कुछ पेश आया था जब वो तंगे हुर्मुज की जब बात हो रही, जब ईरान ने कंट्रोल कर लिया था स्टेट ऑफ हुर्मुज को, तो वहां पर भी ट्रंप आकर ये ट्वीट देते हैं कि नाटो कंट्रीज आए मदद करें, तो तब नाटो कंट्रीज नहीं आ पाई। अब क्या आएगी यहाँ पर, जबकि यूके और अक्सर जो नाटो कंट्रीज के बयानात आ चुके हैं कि इस जो ब्लॉकेड है तो वहां पर हम नहीं आएंगे, तो क्योंकि उनको भी पता है कि ये अगर ये ब्लॉकेज हो उनके कंट्रीज के इंटरेस्ट में ये बात नहीं होगी। हत्ता अभी जो ऑयल क्राइसिस जो है वो 2 बराबर भी हो सकती है। यहाँ पर ईरान का कोई नुकसान नहीं है, ईरान के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनको सेफ गेम प्ले करने की, या वो जो अपना ऑयल है वो आराम से वो बाहर ले जा सकते हैं, उनको उतनी क्षमता है उनके पास। अगर वो फ्रंट ऑप्शन नहीं है तो उनके पास बैक ऑप्शन है, तो वहां पर कैस्पियन सी से भी वो लेकर जा सकते हैं, तो उनके लिए मुश्किल नहीं है। बट मुश्किल यहाँ पर वो जो वाबस्ता जो कंट्रीज हैं, जो नाटो कंट्रीज हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि नाटो कंट्रीज आकर यहाँ पर इस ट्रम्प का साथ देंगे। जो पहले उन्होंने नहीं दिया तो अभी भी मुझे नहीं दिखता कि वो आइंदा भी इसका साथ देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मीर जावेद साहब इस चर्चा में, अब्बास साहब इस चर्चा में बने रहने के लिए। आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत सारी जानकारियां एक छोटे से वक्त में आपसे मिल गई। ईरान आगे क्या कुछ करने जा रहा है ये हम लोग चर्चा कर रहे थे, और यहाँ से एक नई जंग की तैयारी चल रही है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी अभी आप सुन रहे थे, और जितनी खबरें आ रही हैं, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप कल से लेकर, कल नहीं बल्कि परसों से लेकर आज तक डोनाल्ड ट्रंप जिस ढंग के बयान दे रहे हैं, उनके बयानों को अगर आप देख रहे हैं, गौर फरमा रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? अलग अलग चीजें यहाँ पर हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, फिर यूरेनियम एनरिचमेंट की बात कर रहे हैं, ईरान की बात ओवरऑल कर रहे हैं, फिर ये नाटो कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। ये तमाम बातें, इन सब के बीच न किसी जहाज को आने दूंगा हॉर्मुज ईरान की तरफ, और न जाने दूंगा, ये कौन सी दादागिरी है? यही है कि अमेरिका को ये अथॉरिटी किसने दी। देखिए 3 विकल्प हैं, और ये आपका न्यूज पॉइंट चलता रहेगा जब तक ये निर्णय हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप वास्तविकता में करने क्या वाले हैं। देखिए पहला विकल्प तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कह देंगे 15 मिनट के बाद कि मैं जीत गया हूं, मैंने ईरान को खत्म कर दिया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मैंने खोल दिया है, इसलिए हम इसकी अवधि को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाते हैं। मैं इसकी संभावना सबसे ज्यादा समझता हूं। दूसरा यह है कि गुड सेंस प्रिवेल्स, और विश्व के सारे देश डोनाल्ड ट्रंप से बात करें, उनसे कहें कि ये सब पूरे विश्व के अंदर आर्थिक बर्बादी के लिए आप कारण मत बनिए, और ऐसा इतिहास न लिखा जाए जिससे लोग आपका काले अक्षर से आपका नाम लिखें। तो होश में आइए, बात कीजिए, नेगोशिएट कीजिए, और जो जेन्युइन डिमांड्स ईरान की हैं उसको मानिए, और अपने वो पिछलग्गू जो इजराइल है उसे कहिए कि जिस प्रकार से वो लेबनान में और यमन में और बाकी जगह पे वो आक्रमण कर रहा है और निरीह लोगों को मार रहा है, उसको रोके, और शांति की आवश्यकता है। अगर भगवान न करे ऐसा हो गया, जैसा कि मुझे लगता है कि संभावना बहुत कम है, और 20 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा, न्यूज पॉइंट ही में पता चल जाएगा, अगर वो परिस्थिति पैदा हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान पूरे विश्व के अंदर जिस पे होगा वो भारतवर्ष होगा। आपने शुरू में जो पृष्ठभूमि रखी थी, 7-8 देशों का नाम लिया था। ये जो शांति चाहने वाले देश हैं उनको सोचना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, और पता नहीं क्यों आपने भारतवर्ष का नाम नहीं लिया, विश्व गुरु का नाम नहीं लिया, और हमारे माननीय मोदी जी का नाम नहीं लिया। भाई माननीय मोदी जी तो कहते हैं कि वो बुद्ध के देश के हैं, वो गांधी के देश के हैं, और हमारे देश का, और ये हम मानते हैं, हम तो मानते हैं कि हमारे देश में गोडसे जैसे लोगों का दोबारा जन्म ना हो, और महात्मा गांधी जैसे हजारों लोग पैदा हों जो शांति का मार्ग प्रस्तुत करें, और पूरे विश्व के अंदर भारत को महात्मा गांधी का देश माना जाए। गोडसे का नाम लेना लोग पसंद नहीं करते। तो मेरे ख्याल से आप अगर चाहें तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूं, और वो विश्व गुरु हैं जैसा वो खुद कहते हैं, बाकी कोई नहीं कहता, बाकी उनके शिष्य हमको दिखाई नहीं पड़ते, तो अगर वो इनिशिएटिव लेकर इसमें अपने कम से कम देश की जनता को तो संबोधित करें। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कहेंगे तो अमेरिका मान जाएगा, ये ईरान मान जाएगा, उसकी संभावना तो कम नहीं इसलिए है क्योंकि आज विश्व पटल पे भारत का पिछले 11 साल में जो अवनति हुई है, लोगों ने हमें कंसीडर करना छोड़ दिया है।
ऐसा पिछले 79 साल में नहीं हुआ है। लेकिन देखिए एक बहुत गंभीर स्थिति राजीव जी पैदा हो रही है जिसमें शायद आपका ध्यान गया हो। नोएडा के अंदर हजारों मजदूर जो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं वो सड़क पे हैं जी। और देखिए उनकी इतनी जेन्युइन डिमांड है कि बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रखी हैं, जो 500-500 एक हजार गज की कोठी, 500-500 पता नहीं कितने करोड़ों की कोठियां और शराब को दारू के चुस्कियां लगाते हैं, वो अपने मजदूरों को 21,000 रुपए की सैलरी दिखाते हैं, इनकम टैक्स का रिबेट लेते हैं, अपने इनकम में से एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं और 10,000 रुपए मजदूरों को देते हैं। हजारों मजदूर गाजियाबाद में बाहर हैं सड़क पे, नोएडा में बाहर हैं और फरीदाबाद में हजारों मजदूर सड़क पे हैं। ये मोदी जी को हमारे देश की जनता को संबोधित करना चाहिए कि जिस दिन चुनाव संपन्न होंगे, जिस दिन पोलिंग होगी, कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल डीजल के दाम ये 25% बढ़ा दें और आज के तारीख में 10,000 रुपए में गरीब मजदूर जिस प्रकार से अपना घर का काम नहीं चला पा रहा है। तो मेरा मोदी जी से और अमित शाह साहब से निवेदन है, जो वेस्ट बंगाल के अंदर जाके इलेक्शन को मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं उसको न करें और देश की जनता को संबोधित करें और इस बार मन की बात में ये बताएं। और मैं ये भी भगवान से प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में थोड़ी सद्बुद्धि आए। पूरा विश्व उनको आगाह कर रहा है कि इस दिशा में मत चलिए, इसमें केवल डिस्ट्रक्शन है। और अगर इस डिस्ट्रक्शन के रास्ते में डोनाल्ड ट्रंप चले गए, जिसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है, आधे घंटे में आपको पता चल जाएगा, वो दोबारा ट्वीट कर देंगे कि मैं जीत गया और मैंने ईरान को खत्म कर दिया, ईरान का कोई महत्व नहीं रहा। इसलिए मैं ये क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वो नाकाबंदी करने की कोशिश करेंगे, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा, बहुत ज्यादा उसके अंदर डिस्ट्रक्शन होगा। ईरान भी अगर इस प्रकार से उसको दबोचा जाएगा तो वो भी अपनी शक्ति का उपयोग करेगा। अगर अमेरिका ने ऐसे किया, वो भी शक्ति का उपयोग करेगा और इतना डिस्ट्रक्शन हो जाएगा जिससे हमारे देश की जनता तो कम से कम नहीं झेल पाएगी। बाकी लोगों के पास विकल्प है, लेकिन हमारे देश के माननीय मोदी जी की शायद कोई मजबूरी है कि जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं रूस से तेल मत खरीदो तो बंद कर देते हैं, ईरान से तेल मत खरीदो तो बंद कर देते हैं। जो वो कहते हैं वो करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कह दिया है कि हमारे यहाँ तेल का इतना भंडार है, जिसको चाहिए हमसे 25% कॉस्ट ज्यादा पे ले ले, जो हमको ईरान से और रूस से सस्ता मिलता था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती थी। और अगर इस प्रकार का डिस्ट्रक्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हुआ, उसके बाद क्या इंश्योरेंस कॉस्ट होगी, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, कितना डिस्ट्रक्शन होगा, इसका अंदाजा लगाना भी राजीव जी बहुत मुश्किल है। तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को, जो जिनके लिए हमारे भक्तों ने बहुत ज्यादा भजन कीर्तन कराया था और उन्हें सच्चा सनातनी बताया था, अगर सच्चा सनातनी गोडसे टाइप के लोगों को जो डिस्ट्रक्शन करता है, जो स्कूल की छोटी बच्चियों को मारता है, ऐसे लोगों को विश्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये विश्व गांधी और बुद्ध का देश होना चाहिए, जिसमें केवल शांति स्थापित होनी चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप विश्व को एक विनाश की और डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा रहे हैं, उनको रोकना चाहिए, वरना ऐसे आदमी को, उनकी पत्नी को सुबह बाथरूम में बंद कर देना चाहिए और बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। जी, आपने एक सुझाव भी दे दिया कि ये करना क्या चाहिए, और सही, अभी अभी सुबह का वक्त है वहाँ पे अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि अभी से थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आएगा कि अभी जो 10 बजे से हम जो कार्रवाई करने की हमने घोषणा कर दी है, सेंटकॉम की तरफ से घोषणा हुई है, सेंट्रल कमांड ऑफ यूएसए उसकी तरफ से हुई है, तो इस पर अभी हम अमल करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ईरान भी धमका रहा है और धमका रहा है रूस भी, और धमका रहा है उधर टर्की भी। टर्की ने सीधा सीधा धमकाया है इजराइल को, कहा है उसने कि इसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई गुनाहगार है तो इजराइल का प्रधानमंत्री है, बिन्यामिन नेतन्याहू। चीन साफ साफ कह रहा है कि हमारी आवाजाही में अगर कोई बाधा दिया करने की कोशिश, पहुंचाने की कोशिश की, तो फिर हम देख लेंगे। और जापान यहाँ अपनी बात, जापान ने तारीफ की है पाकिस्तान की, लेकिन जापान ये साफ साफ कह रहा है कि हम आपके इस काम में न दखल देंगे, न हम लड़ने आएंगे आपकी तरफ से। इधर यूरोप को हम देख रहे हैं। और प्रशांत जी, जरा जल्दी से आना चाहता हूँ आपके पास, फिर सुनील जी आपके पास भी आता हूँ, अमलेंदु जी आपके पास भी। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण, और इसके दौरान ही हम भी उम्मीद कर रहे हैं
हैं कि इस दौरान खबर आ जाएगी कि अभी थोड़ी शांति वार्ता जो है उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन प्रशांत जी, इस दिशा में यानी हॉर्मुज की तरफ जाने का मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप यहां से क्या कुछ देना चाहते हैं? क्योंकि आप ईरान के साथ लड़ रहे थे, अब आप मोर्चा खोल रहे हैं आप दूसरे देशों के साथ भी लड़ने का, आप उसमें भारत को भी कहीं ना कहीं परेशानी में डालेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त की दिखा रहे हैं हम, हॉर्मुज की तस्वीर देखिए, ये लाइव सीधे सैटेलाइट तस्वीर है, वो दिखा रहे हैं। इसमें जो छोटे छोटे जो कुछ चमकते हुए सितारे तरह से दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें जो जहाज हैं वो हैं, जो यहाँ से वेसल्स हैं वो हैं। और इसको और लाइव हम और थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट की ये तस्वीरें। लेकिन प्रशांत जी, देखिए, पहली बात तो ये कि जो इस्लामाबाद में हुआ उसके बाद जो ट्रम्प साहब का रिएक्शन है वो मेरे ख्याल से कंसल्ट करके नहीं किया है। वो सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं और कुछ ना कुछ लिख देते हैं। देखिए प्रशांत जी देखिए कितने डॉट्स, ये सारे वेसल्स हैं, डॉट्स देखिए जितने लाल 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 लाल। जी जी, ट्रैफिक रुका हुआ है सब वहां पे जी। तो अब जो ट्रम्प साहब का फरमान था कि हम ट्रैफिक रोक देंगे, अब उस पे यूएस के, अमेरिका की जो मिलिट्री कमांडर है उनका एक क्लैरिफिकेशन आ भी उसके तुरंत बाद आ गया। वो क्लैरिफिकेशन क्या आया कि जो ईरान के बाहर के शिप हैं, यानी जिसका ओरिजिन पॉइंट जो है ईरान नहीं है और जिनका फाइनल डेस्टिनेशन ईरान नहीं है, उनको नहीं रोका जाएगा। तो अब वो डाइल्यूट हो चुका है। तो उसमें ईरान का तेल लेकर, अगर ईरान से तेल लेकर इंडिया का कोई शिप नहीं आ रहा है तो वो नहीं रोका जाएगा। लेकिन चाइना तो ईरान से तेल लेता है, ईरान का 90% तेल चाइना में जाता है और उसको कानूनी तौर से अमेरिका रोक भी नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत हिसाब से जाता है। उनका जो तेल जाता है वो ईरान का 90% ऑयल चाइना की कोई भी सरकारी रिफाइनरी नहीं लेती है, छोटी छोटी रिफाइनरियां वो लेती हैं, जिसको कहते हैं वहाँ पे कि टी पॉट रिफाइनरीज। और वो उनके जो पेमेंट हैं वो होते हैं रनबी में, जो चाइनीज करेंसी है, युआन जिसका जो है वो डिनोमिनेशन है, और वो छोटे छोटे बैंकों से उसका पेमेंट होता है, तो वो ट्रैक नहीं हो पाता है। और दूसरी बात कि जब वो हार्मोज से निकलते हैं तो ट्रांसपॉन्डर ऑफ करते हैं, तो इतना आसान नहीं है तो उसको इम्प्लीमेंट करना, पहली बात। और दूसरी बात कि देखिए अमेरिका को झटका कहाँ लगा। अमेरिका एक प्ले बुक में चलता है, वो प्ले बुक दशकों से इस्तेमाल कर रहे थे वो, कि किसी देश में जहाँ पे तेल हो, रिसोर्सेज हो, जो उनके स्कीम के हिसाब से उसको कब्जा करना है, तो उनके सबसे बड़े नेता को मार दो, उसके बाद वहाँ पे पावर वैक्यूम होगा, केओस होगा, उसके बाद आप जाइए उनके ऑयल को और उनके नेचुरल रिसोर्सेज को आप दोहन कीजिए। ये प्ले बुक के हिसाब से आपने गद्दाफी को मारा, लीबिया में ये कर लिया, उसके बाद आप इराक गए, सद्दाम हुसैन के साथ आपने ये कर दिया, अभी आपने वेनेजुएला में कर दिया। इसी प्ले बुक के साथ वो ईरान गए कि खमनेई को मार देंगे, ईरान में अफरा तफरी मच जाएगी, केओस हो जाएगा, पावर वैक्यूम होगा और फिर हम वही करेंगे जो हमने वेनेजुएला में, इराक में या लीबिया में किया। वो नहीं हो पाया। ईरान इसके लिए तैयार था पहले से। अब वो इस फ्रस्ट्रेशन में, मतलब ये वही बच्चा है, मतलब ऐसी मनोस्थिति है कि जो तैयारी करके केमिस्ट्री गया और पेपर आ गया फिजिक्स का, तो पेपर ही बदल गया। अब वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसको हम करें क्या। उसका उनके पास कोई प्लान बी रेडी नहीं था। इस्लामाबाद की टॉक्स भी इसीलिए फेल हुई क्योंकि उन्होंने नॉन डिप्लोमेटिक लोगों को, बिजनेसमैन को लगाया टेबल पे पहली बार। अब देख रहे हैं कि इतना क्रूशियल लेवल का डिस्कशन हो रहा है और जिसमें बिजनेसमैन जो है वो नेगोशिएशन टेबल पे बैठे हुए हैं, और ईरान की तरफ से बहुत कॉम्पिटेंट टीम थी, बहुत होमवर्क के साथ थी, और वो अपने हिस्से का ले भी गए।
जो दो उनके पेमेंट रिलीज भी हो गए, ऐसी खबरें हैं। तो अब अमेरिका के पास अभी कोई बहुत डेफिनेट प्लान नहीं है कि करें क्या। और एक अभी बड़ी खबर यह आई है कल से कि हंगरी के विक्टर ओरबान चुनाव हार गए। जी उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो डाई हार्ड सपोर्टर थे मैगा के, यूरोप के अंदर डाई हार्ड सपोर्टर थे नेतन्याहू के। उनकी वजह से ही यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में इसराइल के खिलाफ मोशन नहीं पास हो पा रहा था। अब शायद उसकी गुंजाइश बन जाएगी। तो देखिए ये इसराइल प्रशांत जी थोड़ा रोकना चाहूंगा। ये लाइव व्यू देखिए आप, ऊपर फारस की खाड़ी और यहाँ नीचे देखिए कितने कितने वेसल्स है, कितने ज़्यादा। देख लीजिए स्टीमर, जहाज, सबको। और ये डॉट्स, ये साफ ब्लू एंड रेड, ये सारे, ये देखिए अरब सागर इतना। और इसमें यहाँ जंग छेड़ने की तैयारी है। ये देख लीजिए, ये पूरा ये है हॉर्मुज और नीचे अरब सागर। और इस साइड यहाँ देखिए, ये जो छोटा सा ये सकड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये बाबल मंदब यहाँ। और यहाँ पर रेल लाइन ट्रैफिक देखिए, यहाँ ट्रैफिक है, ये जा रहे हैं, आवाजाही यहाँ पे है, ट्रैफिक यहाँ पे। ये देखिए, ये छोटा सा सकड़ा सा रास्ता 10 किलोमीटर वाला, लेकिन ये छोटा सा, ये बाबल मंदब और यहाँ पे है। यहाँ उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जब उधर देखते हैं हम हॉर्मुज में तो ज़बरदस्त भीड़ है। ये पूरा इसको देखिए, ये नीचे थोड़ा और धीरे धीरे नीचे आइए, हम लोग इधर अरब सागर की तरफ आते हैं। आप देखिए ये पूरा, ये हम ये अदन की खाड़ी होते हुए अरब सागर में आते हैं और इधर अरब सागर है। ये अरब सागर में पूरे जहाज़ देख लीजिए आप, कितनी भीड़ लगी हुई है, लंबा ये पूरा रास्ता आप लाल ब्लू में ये पूरा देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और यहीं पर ये रास्ता रोकने की कोशिश, और ये हॉर्मुज के ऊपर वहाँ देखिए खाली है, बिल्कुल यहाँ खाली है। ऊपर हॉर्मुज के पास देखिए खाली, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। थोड़े बहुत जो हैं सो हैं, बाकी सन्नाटा पसरा हुआ है। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं। उधर देखिए फारस की खाड़ी में उधर कितनी भीड़ लगी हुई है। फारस की खाड़ी देखिए, ये पूरा यहाँ पे जाम पड़ा हुआ है। और ख़ासकर ये सब इस साइड हैं, यानी खाड़ी देशों में, खासकर यूएई के पास, कतर के पास, कुवैत के पास, ये सब देख लीजिए इधर। लेकिन उधर ईरान की तरफ आप देखिए, ईरान साइड पूरा ऊपर वाला पार्ट जो है ईरान का, ये खाली है। हॉर्मुज देखिए यहाँ पे लगभग खाली। और लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ अगर यहाँ पे है तो वो भीड़ आप देख रहे हैं अरब सागर में। देखिए ज़बरदस्त यहाँ पे अरब सागर फुल, और भारत बगल में दिखाई दे रहा है आपको। ये भारत है, यहाँ ऊपर आप देख लीजिए, ये इंडिया का मैप आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये देखिए इंडिया है। और यहाँ ये देखिए कितनी भीड़ लगी हुई, ये ट्रैफिक है, ये पानी का ट्रैफिक हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके ज़रिए आप समझिए कि कितनी यहाँ लाइन लगी हुई है। एक लाइन आप देखिए सीधे यहाँ से जो धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं भारत में, नीचे कोलंबो से होते हुए बाबा अल मंदब की तरफ जाते हुए ये पूरी लाइन लगी हुई है। लेकिन पूरा ये देखना मज़ेदार भी है और समझना भी यहाँ ज़रूरी है कि कैसे यहाँ इस इतनी भीड़ के बीच डोनाल्ड ट्रंप जंग छेड़ने की बात कर रहे हैं। प्रशांत जी ये पूरा जरा दिखाना चाह रहा था इसलिए, लेकिन यहां पर देख लीजिए क्या तस्वीर है। अब ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट हैं जी, जिसमें कि कितने पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सामान है। ये हम लोगों को गलतफहमी है कि हॉर्मुज से केवल ऑयल के शिप निकलते हैं, केवल ऑयल के शिप भी निकलते, कंटेनर्स भी निकलते हैं। वहाँ से तमाम और कच्चा माल भी इधर आता है, यहाँ का फिनिश्ड गुड भी उधर जाता है। और ये आवाजाही केवल ऑयल की नहीं है, तमाम चीज़ों की है और सभी प्रकार की इंडस्ट्री इससे प्रभावित है। क्रूड ऑयल का मतलब भी सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं है या एविएशन फ्यूल। क्रूड ऑयल तो राजीव जी हम लोगों की पूरी जिंदगी में है। मैं इस वक्त जो कपड़े पहने हूं उसमें क्रूड ऑयल है, जिस कंप्यूटर के और कैमरे के माध्यम से बात कर रहा हूँ वो क्रूड ऑयल है जी। तो हर चीज में क्रूड ऑयल है। तो ये इसको बनाने में हजारों फैक्ट्रियां हैं, लाखों मजदूर हैं, स्किल्ड लोग हैं, सप्लाई चेन्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स हैं।
इन सब को अगर ट्रम्प बर्बाद करना चाहते पूरी दुनिया की इकोनॉमी, तो पूरी दुनिया को नए डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। और अच्छी बात है, परसों भी हम लोग ये बात कर रहे थे, जब टॉक फिर हुई थी कि यूरोप को इसमें आगे आना चाहिए। तो अब अच्छी बात ये कि यूरोप में कम से कम इंग्लैंड और यूके और फ्रांस जो है वो आगे आए हैं और कुछ डिप्लोमेसी की शुरुआत, एक अलग डिप्लोमेसी की शुरुआत हो रही है। और मुझे लगता है कि ये एक वर्ल्ड कंसेंसस बनना चाहिए इस युद्ध के खिलाफ, और इस ट्रम्प और नेतन्याहू की जो युगलबंदी है, जो गुंडागर्दी है, इसके खिलाफ एक वर्ल्ड कंसेंसस बनना चाहिए, जिसकी मुझे लगता है कि शुरुआत यूरोप से हो गई है। जी राजीव। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे यूरोप से। जरा हमारे तमाम साथियों के स्क्रीन पे ले आइए, एक शुरुआत, और ये यहाँ पर हम साफ देख रहे हैं। एक छोटा सा कमेंट जल्दी से सुनील शुक्ला जी, फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। नहीं, पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आता हूँ। आप सुबह से जगे हुए हैं, मैं समझ रहा हूँ कि कलकत्ता से वापस लौट के आए हैं, और कलकत्ता में आपका दिन भर धुआंधार बैटिंग आपने की है, और पश्चिम बंगाल में जो SIR को लेकर बवाल मचा हुआ है, इस बीच चुनाव है, इन सब पे हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। उस पर भी बहुत सारी बातें हम करेंगे, और बहुत सारे लोगों के नाम वहां काटे गए हैं, और उसके बाद क्या चल रहा है, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन हम अभी ये, और उसमें भी जो तस्वीर दिखा रहे थे, सुनील शुक्ला जी थोड़ा सा माफी चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जरा इन तस्वीरों को जो आप देख रहे थे, और जिसमें साफ साफ, जरा उन तस्वीरों को फिर से हम ले आएंगे, आप जब बोलना शुरू करेंगे, जो लाइव तस्वीरें हैं, और इसमें अमेरिका इतनी हिम्मत कर रहा है कि आके वहां युद्ध छेड़ेगा। यहां आवाजाही के तमाम जितने भी ये चाह नहीं रहा है। आप देखिए, ऊपर वाला पार्ट जो है वो ईरान का पार्ट है, और ईरान की तरफ जहाज़ों की बहुत कमी है। आप देख लीजिए, वहाँ उतने जहाज़ नहीं हैं, और ये तैयारी पहले से है। हॉर्मुज बिल्कुल खाली, लगभग खाली पड़ा हुआ है, ये देख लीजिए, लगभग खाली है। इक्के दुक्के यहाँ पे हैं जहाज़। लेकिन ऐसे इकोनॉमी, जो प्रशांत जी कह रहे थे, ऐसे इकोनॉमी नहीं चलती। आप तो इकोनॉमी को बहुत नज़दीक से जानते हैं। आज शेयर बाज़ार भी डाउन रहा है, और ये स्थिति होगी तो शेयर बाज़ार, जिस शेयर बाज़ार को मजबूत करने का दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो दुनिया का बाज़ार जो है वो बर्बादी की कगार पर है। स्वामी जी अनम्यूट कर लीजिए, स्वामी जी प्लीज़, स्वामी जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। राजीव जी, वास्तविकता यह है कि हम लोग कोई बैटिंग नहीं कर रहे हैं। हम अपने देश को बचाने के लिए और देश की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, इन स्थितियों को समझें और परखें। जिसके लिए आंख मूंद के आपने हवन करवाए और जिसको सनातनी कहा, आज पूरे विश्व को विध्वंस की ओर वो ले जा रहा है। और जिस प्रकार से अगर ये परिस्थिति खराब हुई, और जितने, जैसे अभी प्रशांत जी ने कहा, बिलियन ऑफ डॉलर्स के वहां पे वो रखे हुए हैं, फर्टिलाइजर्स भी हैं, प्लास्टिक भी है, एक्सपोर्ट भी रुक गया है, इंपोर्ट भी रुक गया है। और जो मैंने भयावह स्थिति राजीव जी आपको निवेदन किया अभी, फरीदाबाद के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, नोएडा के अंदर लाखों वर्कर्स सड़क पे आ गए, और बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हैं, मदरसन सुबी जैसे लोगों का नाम लोग ले रहे हैं, जिसके अंदर वहां पे वर्कर्स काम करते हैं। उनके पास कोई RD कार्ड नहीं है, उनको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया है। मिनिमम वेजेस के हिसाब से उनको 21,000 रुपए मिलने चाहिए, वास्तविकता में केवल 10,000 रुपए उनको लिया जा रहा है। और जिस प्रकार से उन्हें खाना दिया जाता है, मजदूरों ने बताया है कि उनको जानवरों की तरह खाना दिया जाता है। हमें अपने देश के लोगों की चिंता है, हमें अपने देश की जनता की चिंता है, मध्यम वर्ग और गरीब लोगों की चिंता है। ये बड़े बड़े पूंजीपति जिस तरह से पैसे का उपभोग करते हैं और गरीब जनता के साथ, उनके साथ शोषण करते हैं। और जिस प्रकार से आपने कहा, संदर्भ लिया, वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसे ऐसे फिक्टिशियस नाम पे लोगों के नाम काटे गए हैं, स्पेलिंग में अगर एक गैप भी आ गया है, और ये जुडिशियल अथॉरिटी से हुआ है। राजीव जी, देश की जनता को समझना चाहिए, अगर एक घर में 4 बेटे हैं और 2 को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया, 2 को वोटर लिस्ट से रखा गया, और ये जुडिशियल प्रोसेस से हुआ है, कल सक्सेशन होगा तो जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनके बाकी दोनों भाई कहेंगे क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस में इनको परिवार का सदस्य नहीं माना गया है, इसलिए इनको संपत्ति का अधिकार हमको नहीं देंगे। बहुत ज्यादा समस्या पैदा हो जाएगी, बहुत ज्यादा भावनात्मक स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं देश की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, वास्तविकता की गंभीरता को समझें।
विश्व पटल पे जिस प्रकार की मूर्खता डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, नेतन्याहू कर रहे हैं, और जो लोग भी चुप अपना मुंह करके बैठे हुए हैं वो विश्व के विध्वंस की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे देश के अंदर हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पूरे देश की जनता का कर्तव्य है कि ये सब चीजें छोड़ें। क्योंकि आज ही राजीव जी अगर 1 मिनट की अनुमति मान दे, मेरे पास दुबई से मेरी पत्नी के एक मित्र का फोन आया है, वहां पे महिलाओं ने पूछना शुरू कर दिया है कि तुम भारतवर्ष के अंदर हमारे धर्म के लोगों से इस तरह की बातें क्यों करते हो, इस तरह का व्यवहार क्यों करते हो, रिपरकशन न शुरू हो जाए। मेरे 4 करोड़ रिश्तेदार भाई हिंदू विश्व के मुस्लिम और क्रिश्चियन देशों में रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमें भारतवर्ष के अंदर अपने अल्पसंख्यकों का संरक्षण करना होगा और विश्व के लोगों से यह अपील करनी होगी कि हमारे हिंदू भाई बहनों पे किसी प्रकार की आंच ना आए। ये डोनाल्ड ट्रंप जिस पागलपने के दौरे से आगे बढ़ रहे हैं और नेतन्याहू के इशारे पे बढ़ रहे हैं, मोदी जी को मुंह खोलना चाहिए और देश की जनता को बताना चाहिए। अमित शाह को वेस्ट बंगाल से बुलाना है, खुद भी अपनी ये रैली वैली करना छोड़ दें कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ दिया। और आज के तारीख में जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है, वो ये है ये युद्ध किसी प्रकार से रुके और हमारे देश के अंदर लोकतंत्र का और इलेक्टोरल प्रोसेस का जिस प्रकार से चीरहरण हो रहा है उसको रोका जाए, वरना विध्वंस चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। राजीव जी जी, डोनाल्ड ट्रंप सो के जाग उठे हैं और उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है। ट्वीट लेके आता हूं, अभी आप कह भी रहे थे, और उनका जो अभी उन्होंने लिखा है, देखिए, पढ़िए, सुनिए। ईरान की नौसेना समुद्र की तलहटी में पड़ी है, पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। 158 जहाज, हमने उनके उन कुछ जहाज़ों को निशाना नहीं बनाया है जिन्हें वो तेज़ हमलावर जहाज़ कहते हैं, क्योंकि हमने उन्हें कोई बड़ा खतरा नहीं समझा। चेतावनी, यहाँ पर कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, अगर यदि इनमें से कोई भी जहाज़ हमारी नाकाबंदी के करीब आता है तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। उसी तरीके से जो हम समुद्र में नावों पर सवार ड्रग डीलरों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, ये त्वरित और क्रूर कार्रवाई है। नोट यहाँ पर, समुद्र या महासागर के रास्ते अमेरिका में आने वाली 98.2% ड्रग्स रोक दी गई है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप। अब यहाँ पे ये कहना क्या चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये कहना क्या चाहते हैं सुनील शुक्ला जी? आप क्यों समझना चाहते हैं? धन्यवाद राजीव जी। अभी भी आप इतना दिमाग लगा रहे हैं। स्वामी जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। 1 मिनट स्वामी जी, आप बता दीजिए कहना क्या चाह रहे हैं। मैं राजीव जी ये निवेदन कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद नहीं पता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी, वो पता नहीं, कहते हैं कि ड्रग्स के जो पेडलर्स होते हैं उन पर एक्शन लेते हैं, लेकिन उनको ड्रग्स मिलती कहां से? जी, बड़ा सवाल है सुनील शुक्ला जी। अरे जो आदमी हर 1 घंटे के बाद अपना बयान बदल देता हो, जो व्यक्ति किसी भी विषय पर बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बात न कह पाता हो, जो व्यक्ति जहां पे अगर एक शांति वार्ता चल रही है और वो बैठ करके मैच देख रहा है, ऐसे अगंभीर व्यक्ति के बारे में क्या समझना? दुनिया उस देश के नागरिक उस व्यक्ति के प्रति असंतोष व्यक्त कर रहा है और ये कह रहे हैं कि अविश्वसनीय व्यक्ति है, अस्थिर व्यक्ति है, इनके अपने विचारों में कोई स्पष्टता नहीं है। कई तो उनको मानवता के लिए खतरनाक बता रहे हैं। ये किसी राष्ट्रपति के बारे में कोई कहता है क्या? कभी सुना हम लोगों ने? कभी नहीं सुना। तो ये ट्रंप है। तो आप सोचिए कि आप गंभीरता को सोचिए आप कि आप ईरान से आप बात करने जा रहे हैं, दुनिया का दबाव है और उसमें वार्ताकार कौन है? तो एक आपका दामाद है और एक रियल एस्टेट का डेवलपर है। जी, कहीं भी इस तरह के दृश्य सामने आते हैं। ऐसे व्यक्ति का बयान वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मतलब वो जो ईरान के जहाज वहां घूम रहे हैं वो ड्रग पेडलर्स के जहाज हैं। आप क्यों नहीं घुस जा रहे हैं? ईरान ने तो साफ साफ कहा कि अगर आप नजदीक आओगे तो आप डुबा देंगे, चले जाइए आप। चीन ने कहा कि अगर आप जहाजों की आवाजाही में कोई व्यवधान पैदा करेगा तो ये ठीक नहीं है, उनकी जहाज को रोक दीजिए। होर्मुज से चीन के जहाज, रूस के तो बहुत कम है, लेकिन चीन के जहाज तो आ जा रहे हैं जी। आप रोक के दिखा दीजिए उनको कि नहीं, हम नहीं आने देंगे। आप ट्रंप ने कहा कि 50% टैरिफ लगा देंगे, लगा के दिखा। इसके पहले भी आप चीन के साथ बयान दे चुके हैं। टैरिफ का जब आपका चला था तो चीन ने कहा कि अगर आप 50 लगाओगे तो मैं 100 लगा दूंगा।
चीन की जरूरत अमेरिका को है, अमेरिका चीन को अमेरिका की भी जरूरत है, लेकिन अमेरिका को चीन की ज्यादा जरूरत है। यह डिप्लोमेसी का व्यवहार उचित नहीं होता। बावजूद इसके मैं यह मानता हूं कि जो यह एक दिनी वार्ता, एक 20-21 घंटे की वार्ता के बाद जो स्थगित हो गई, इसे मैं निराश नहीं होता। मैं दुनिया का कोई भी अब तक की कोई वार्ता नहीं देखता हूं, अगर अतीत में देखिए तो कोई वार्ता एक दिन में सफल हो गई हो, कोई वार्ता। सबसे संक्षिप्त वार्ता अगर आप याद कीजिएगा, हमको आपको याद होगा, जो भारत पाकिस्तान को युद्ध को लेकर के 1965 में हुई थी। 7 दिन लगे थे ताशकंद में, 1-2 दिन में वार्ता नहीं खत्म हो पाई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री जी को 7 दिन रुकना पड़ा था तेहरान में, अरे ताशकंद में, और तब जाके समझौता हुआ। 2.5 साल, 3 साल, 6 साल, 7 साल तक तो वार्ताएं चलती रही हैं, और तब जाकर के समझौते हुए। आप याद कीजिए कोरियन वार में क्या हुआ था। 1950 में वो लड़ाई शुरू हुई, दोनों, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की, और 1953 में जाकर के खत्म हुई, और 51 में यह वार्ता शुरू हुई थी इस युद्ध को समाप्त करने के लिए। 2.5 साल लगा था। आप याद कीजिए उसमें ये भी जो सोवियत संघ और अफगानिस्तान का संघर्ष था, 6 साल वार्ता चली, तब जाकर के युद्ध खत्म हुआ हो, और सोवियत संघ वहां से वापस लौटा। आप भी उसी अफगानिस्तान में अमेरिका के दिन आप याद कर लीजिए। आप याद कीजिए वियतनाम और अमेरिका का युद्ध 1950 में युद्ध शुरू हुआ, 19 और जाकर के खत्म हो कई सालों के बाद, और लगभग 2.5-3 साल चला था ये वार्ता चली थी। तो एक दिन में वार्ता स्थगित हो गई और पूरा का पूरा क्रम खत्म हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे इतना निराश होने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अब भी अमेरिका फिर लौटेगा बातचीत करने के लिए। निश्चित रूप से अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, लेकिन जिस युद्ध से उत्पन्न होने वाले जो हालात है उसका मुकाबला ट्रंप कर ले जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। उनके देश से भी बेचैनी है, उनके देश में भी आप लोगों के मन में नाराजगी है, महंगाई को लेकर के वो लोग त्रस्त हैं, जिस असुरक्षा के भाव में वो जी रहे हैं वो भी हमारे आपके सामने है। इस हम लोग शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि इस शांति वार्ता को विफल कराने में और इस युद्ध को जारी रखने में सिवाय नेतन्याहू की किसी की रुचि नहीं है। नेतन्याहू की अपनी जरूरतें हैं, वह अपने राजनीतिक जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है जो युद्ध में ही निहित है। उसको जो अपना एक विस्तारित इजराइल का जो उसका सपना है वह युद्ध के ही कारण में संभव हो पाएगा। कोई देश अपना जमीन देगा नहीं और किसी को देना भी नहीं चाहिए। तो ये जो बार बार अपने नागरिकों को सपना दिखाता रहता है या दुनिया भर के यहूदियों को सपना दिखाता रहता है, वो युद्ध का ही एक जरिया उसके पास। लेकिन पूरी दुनिया इसको स्वीकार नहीं करेगी। अब तो यहूदियों में आप मतलब ब्रिटेन घटनाओं को याद कीजिए। ब्रिटेन में यहूदी समुदाय के लोगों ने किस तरह के बयान दे रहे हैं कि उनके समुदाय के लोगों में किस तरह के सुरक्षा के भाव पैदा हो रहा है कि युद्ध के कारण जो प्रतिक्रिया है ये पूरी दुनिया में, उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। वो तो संभव नहीं है कि आप उससे बचे रह सके। तो मेरा अपना ये मानना है कि अब ये ट्रंप का कुछ भी कहते रहे, हालांकि अगर वो संजीदगी से काम ले तो बेहतर होगा, लेकिन बावजूद इसके अगर वो कुछ भी कहते रहे, युद्ध इसका समाधान नहीं है। युद्ध के बदौलत आप ईरान को दबा नहीं सकते और होर्मुज पे आप कब्जा नहीं कर सकते। यह बहुत दूर की कौड़ी है। तो आप इतिहास गवाह है कि सुएज नहर पर कब्जा करने के लिए भी यूरोपीय देशों ने बड़ी मेहनत की थी 1956 में, नहीं कर पाए। वो आज ही मिशन कब्जे में है। और 1956 में भी इस तरह की नाराजगी यूरोपीय देशों ने दिखाई थी जब सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर लिया था मिशन। सवाल इस बात का नहीं है कि आप जो चाहेंगे वही होगा। यह स्थिति होर्मुज पे ईरान का कब्जा है, ईरान का कब्जा रहेगा और ईरान से मुक्ति आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो संभव नहीं है। सवाल केवल इस बात का है कि जो बातें ट्रंप कर रहे हैं वो संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि आप सब कुछ ईरान से ले लें और आप ईरान को कुछ भी न दें, तो कैसे वार्ता हो सकती है। ईरान आपसे चाहता है कि आप सुरक्षा का आश्वासन दीजिए, आप इसका भी आश्वासन नहीं देने के लिए तैयार है, और उससे आप कह रहे हैं कि जितना आपके पास यूरेनियम है उसको वापस कर दीजिए, और जो आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स का उत्पादन है उसको कम कर दीजिए, और जो उसकी मारक क्षमता है उसको घटा दीजिए। तो क्या करते, पूरा का पूरा देश जो है आपके हवाले कर दें। वो आप तो फिर पराक्रांतर से ही करना चाहते हैं, क्यों ईरान स्वीकार कर लेगा इसको। और होर्मुज उसका एक बड़ा एक माध्यम बना हुआ है, फिर क्यों छोड़ देगा वो।
किस बात के लिए छोड़ देगा? होर्मुज से जो उसको ताकत मिली है, मुझे नहीं लगता है कि होर्मुज को लेकर के ईरान बैकफुट पे जाएगा और कहेगा कि ठीक है, अब उस पे ईरान का कब्जा नहीं रहेगा और उसके नियंत्रण में अमेरिका चलाओ। वो उसके संप्रभुता के साथ समझौता होगा। और क्यों ईरान अपने संप्रभुता के साथ समझौता कर ले? किस बात के लिए कर ले? ईरान की मांगों को लेकर के अमेरिका को भी एक लचर एक ऐसा रवैया अख्तियार करना पड़ेगा जिससे कि उसको भी लगे कि आप उसके जरूरी और तर्कसंगत मांगों के प्रति आपका रुझान सकारात्मक है। आप केवल दबाव के राज्य डिप्लोमेसी के तहत चाहते हैं कि ईरान पूरी तरह से झुक जाए और जो सभी शर्तें आपकी स्वीकार कर ले, ये संभव नहीं है। ईरान का जो कहना है दुनिया में भी कोई उसको अतार्किक नहीं कर रहा जी। ईरान की बात एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में ईरान को जो कहना चाहिए, ईरान की जो शर्तें हैं वो बिल्कुल वाजिब है। और ट्रंप जिस तरह का रवैया अख्तियार कर रहे हैं वह न तो अमेरिकी नागरिक उसको स्वीकार करेंगे, दुनिया तो स्वीकार करेगी नहीं करेगी। मेरा अपना मानना यह है कि इस नाकेबंदी से या होर्मुज के रास्ते से तेल का यातायात तेल के परिवहन से जो संकट पैदा होगा या जो पैदा हो रहा है उसके परिणाम दुनिया में दिखने लगे हैं, हमारे देश में भी दिखने लगा है। अभी स्वामी जी ने फरीदाबाद की चर्चा की, एनसीआर में नोएडा में कई कंपनियों के सामने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्पादन ठप है, लोगों को अपने वेतन नहीं मिल रहे हैं। और देश के अन्य हिस्सों में उत्तर प्रदेश के कई जगहों पे जो निर्यात है पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, कारखाने बंद हो रहे हैं, मजदूरों की नौकरियां जा रही हैं। तो एक भारत में हम स्थिति देख रहे हैं तो दुनिया के अन्य देशों में क्या स्थिति है इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। तो इससे तेल परिवहन के कारण पैदा होने वाला जो औद्योगिक संकट है वह औद्योगिक संकट सामान्य नहीं है और उससे बनने वाला जो दबाव है वह ट्रंप के लिए भी बर्दाश्त कर पाना संभव नहीं है। मेरा मानना यह है कि भले ही यह वार्ता अभी स्थगित हुई है, लेकिन अभी ये दोनों देश वार्ता की टेबल पर लौटेंगे। समय लगेगा लेकिन समझौता होगा। जी, समझौता होगा, आपको लगता है? क्या अमलेंदु जी, आपको भी लगता है कि दोनों देश वार्ता के टेबल पे दोबारा जल्दी लौट के आएंगे, समझौता होगा? जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहे हैं वो धमकाने वाले अंदाज में, और उधर बेंजामिन नेतन्याहू भी यही कह रहे हैं कि हम इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और दशकों तक ईरान इस बारे में सोच नहीं पाएगा। क्या दिखाई देता है आपको? देखिए राजीव जी, नेतन्याहू जो बोल रहा है उसका तो कोई मतलब इसलिए नहीं है कि नेतन्याहू की खुद की कोई हैसियत नहीं है कि वो ईरान को कुछ रोक पाए या क्या कर पाए। नेतन्याहू जो बोलता है उसके पीछे अमेरिका की ताकत होती है, वो तब बोलता है, तो उसके अलावा नहीं बोलता है। नेतन्याहू के सामने तो संकट यही है कि अमेरिका कितनी देर तक अब नेतन्याहू के साथ टिका रहता है। हालांकि अभी जो लग रहा है वो दिख रहा है कि अभी भी ट्रंप साहब जो है उनको अकल आई नहीं है, वो नेतन्याहू के साथ टिके हुए हैं। यह भी समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जेडी वेंस से नेतन्याहू की बात हुई और वार्ता चल रही थी उस दौरान बात हुई, और जैसा कि सैयद अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री, उनका कहना है कि हम बिल्कुल MOU करने के बिल्कुल कुछ इंच दूर थे और अचानक से वार्ता बिगड़ गई। वो वार्ता बिगड़ी नेतन्याहू के फोन पे जेडी वेंस से बात करने के बाद। तो जेडी वेंस और नेतन्याहू के बीच क्या बात हुई ये सामने आना चाहिए, जिसकी वजह से वार्ता टूटी। लेकिन राजीव जी, जो ट्रंप कर रहा है वो ट्रंप सीधे सीधे, एक तो कहा जाए पूरी दुनिया के सामने जो है वो एक नया संकट पैदा कर रहा है। देखिए राजीव जी, कोई भी युद्ध हो, युद्ध जब समाप्त होता है तो अनिश्चित काल तक तो युद्ध चल नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि 100 साल तक कोई युद्ध चले। और कोई भी युद्ध राजीव जी या तो बिल्कुल तबाही में तब्दील होता है या फिर वार्ता की टेबल पर आना ही पड़ता है। ये अब ट्रंप को तय करना है कि वो चाहते क्या है, अमेरिका की तबाही चाहते हैं या वार्ता के जरिए इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, जो कि वो एक एग्जिट रूट ढूंढ रहे थे। तो एग्जिट रूट उनको मिल गया था और फिर नेतन्याहू ने उनको उचका दिया, तो फिर वो फंस गए जाकर के। अब राजीव जी आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि साहब हम वहां से जो जहाज निकलेंगे उनसे हम उनको मतलब हमला करेंगे उन पर जो उधर से निकल रहे हैं। अब भारत के जहाज भी वहां से आते हैं राजीव जी। खुदा ना खास्ता अगर अमेरिकी जहाज ने किसी ने कुछ ऐसा कर दिया तो मोदी जी तो घर में घुसकर मारते हैं। ट्रंप साहब की अगर ठीक कर दी जाएगी अगर भारत की किसी भी जहाज को छू लिया, तो ये एडवेंचर जो है भारत के साथ करने की कम से कम ट्रंप साहब जो वो कोशिश ना करें बिल्कुल भी कि भारत के किसी जहाज को छू लेंगे। अगर छुआ तो मोदी जी घर में घुस के मारेंगे और बहुत बुरा हाल जो है ट्रंप का कर दिया जाएगा उन्होंने भारत के किसी भी जहाज को छुआ। मैं हाल राजीव जी, लेकिन ईरान ने जो अपनी तैयारियां की हैं राजीव जी, वो साफ तौर पर है कि ईरान दबने वाला नहीं है। और जैसा कि सैयद अब्बास अरागची ने कहा भी, भाई हमारा जो 47 साल से हम
आपके सैंक्शंस झेल रहे हैं और आप हमको दबाने की लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन हम अब तक तो आपसे दबे नहीं हैं। तो अभी भी हम आपसे दबने वाले किसी भी हाल में नहीं हैं। और दूसरी बात राजीव जी, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो भौगोलिक परिस्थितियां ईरान के पक्ष में। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज स्टेट अगर इसकी बात की जाए भाई, तो वो उसकी सीमा के अंतर्गत है, उसके अंतर्राष्ट्रीय कानून भी उसको इसकी इजाजत देते हैं। उसने यूएन को सूचित भी किया है कि हम जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ऐसा करेंगे। ट्रंप साहब कौन सी दादागिरी के तहत आकर जो है डकैती डालने आए हैं? अभी तक तो सोमालिया के डाकू जो थे राजीव जी, समुद्री डाकू, उनके ही बारे में कहा जाता था कि सोमालिया के समुद्री डाकू होते हैं। ये ट्रंप नाम का नया समुद्री डाकू कौन सा आ गया है? तो ये राजीव जी एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि जब सोमालिया के डाकू को शर्माते होंगे अपने ऊपर, भाई हम तो खामखा बदनाम थे, असली समुद्री डाकू तो डोनाल्ड ट्रंप आ गया है। तो अब देखना ही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है खुद को समुद्री डाकू के तौर पर फेमस करना चाहते हैं। जैसे एक समय में राजीव जी यहाँ सुल्ताना डाकू हुआ करता था, उसके किस्से अभी तक चलते हैं। ये सुल्ताना डाकू तो बहुत शरीफ था। ये जो है डोनाल्ड ट्रंप नाम का समुद्री डाकू जो है, ये तो पूरी दुनिया को लूटना चाहता है। तो पूरी दुनिया इसके खिलाफ हो जाएगी। अब राजीव जी जिस तरीके से नाटो के देशों ने साथ छोड़ा है, अब अगर फ्रांस कह रहा है और यूके अगर कह रहा है राजीव जी कि हम एक वार्ता हम कर रहे हैं और एक डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं, तो राजीव जी ऐसे संघर्ष जो भी होते हैं और जो विवाद होते हैं वो डिप्लोमेसी से ही हल होते हैं। आप वार्ता की टेबल पर आ सकते हैं युद्ध के जरिए आप कुछ नुकसान कर सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला भी ताकतवर है तो आप कैसे करेंगे? और राजीव जी तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं अमेरिका के ही, वो सब इस बात को कह रहे हैं कि ईरान किसी भी हाल में दबने वाला नहीं है। उसके जो मिसाइल कार्यक्रम है बहुत मजबूत है। उसने जो अभी ये 2-3 दिन का भी समय मिला है, इसमें भी उसने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो उसके लॉन्चिंग पैड जो थे वो जो नष्ट भी हुए थे, उनको उसने फिर रिवाइव कर लिया। और ये इससे भी समझाया सकता है राजीव जी कि जो आपने उनके रेलवे के स्ट्रक्चर आपने ध्वस्त किए, 4 दिन के अंदर उसने फिर से खड़ा कर लिया। तो जब रेलवे का स्ट्रक्चर उसने खड़ा कर दिया जिसको आपने ध्वस्त कर दिया था, तो क्या वो लॉन्चिंग पैड जो मिसाइल के थे वो उसने नहीं कर दिए होंगे? तो ये समझा जा रहा है। तो इसलिए अगर ट्रंप साहब, दूसरी राजीव जी, ट्रंप साहब ने तो भेजे हैं 2 युद्धपोत, वहां खड़े हुए 1080 जहाज जो है जो खड़े हुए हैं। अब ट्रंप साहब ने अगर किसी एक को रोकने की कोशिश की और वहां से एक मिसाइल छोड़ी गई, तो इनके तो 2 युद्धपोत डूबेंगे। बाकी दुनिया के जो जहाज खड़े हुए उनका कितना नुकसान होगा? जहाज राजीव जी, जाहिर सी बात है कि वो 2-2 बिलियन 3-3 बिलियन के जहाज होते, डॉलर के जहाज होते हैं। तो वो बिना इंश्योरेंस के तो आते नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियां किसकी हैं? वो अमेरिका की हैं सारी इंश्योरेंस कंपनियां। तो उस इंश्योरेंस कंपनी से वो इंश्योरेंस मांगेंगे, तब भी नुकसान किसका होगा? अमेरिका का होगा। तो राजीव जी, जो अपने कहावत है कि खरबूजा चाहे छुरी पे गिरे और चाहे छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है। तो यही स्थिति ट्रंप साहब की। अब चाहे वो ट्रंप साहब हमला करें और चाहे ईरान हमला करे, नुकसान कुल मिलाकर अमेरिका का ही होना है। अगर ट्रंप साहब ये तय कर चुके हैं कि अमेरिका को रसातल में ले ही जाना है, तो ट्रंप साहब आज जो वहां का 10 बजने वाला है उस पर एडवेंचर जरूर करें। हम भी देखेंगे कि ट्रंप साहब जो हैं वो कितने रसातल में अमेरिका को ले जा सकते हैं। राजीव जी, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ बता रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कितने रसातल में अमेरिका को ले जा सकते हैं। क्या यहाँ पे ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ प्रशांत जी, क्या यहाँ पर पूरा का पूरा मामला डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द नज़र आता नहीं है? और क्या इस पूरे जंग में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका सबसे ज़्यादा यहाँ सवालों के घेरे में नहीं है? कैसे देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे, और अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है, ज़रा उसको भी डिकोड करने की कोशिश की जाए। देखिए, पहली बात तो राजीव जी है कि जो ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि वी वर जस्ट इंचेस अवे फ्रॉम द फाइनल एग्रीमेंट, वो कुछ इंच दूर थे केवल समझौते के। वो समझौता क्या था जो कुछ इंच दूर थे? वो समझौता वही था जो जेनेवा में लगभग हो गया था ओमान के मध्यस्थता से। और वो समझौते पर ये इनको आने नहीं दिया गया नेतन्याहू ने। नेतन्याहू लगातार फोन कॉल पे बने हुए थे, चाहे वो जेरेड कुशनर के जरिए या स्टीव विटकॉफ के जरिए या जेडी वेंस के जरिए। लेकिन जेडी वेंस अभी भी पीस के पक्षधर। देखिए, इसमें व्हाइट हाउस में 2 बंटवारे हो गए राय के। ट्रंप और जेडी वेंस अलग अलग खेमे में है इस वक्त। जेडी वेंस को अपना भविष्य दिख रहा है, और ये यकीन मानिए कि इस्लामाबाद में जो हुआ है, ये जेडी वेंस के
बायोडेटा में एक बुरी एंट्री हो गई है उनके भविष्य की राजनीति के लिए। इसलिए उसको वो ठीक नहीं करेंगे। अगर ये पीस वहां पे कायम नहीं होगी तो जेडी वेंस का अगला चुनाव खराब हो जाएगा। ट्रम्प को चुनाव लड़ना नहीं है, तो वहां पे बड़ा दबाव, इंटरनल दबाव भी है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि एक ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है जो कोलैप्स कर रहा है, और वो कोलैप्स इसलिए कर रहा है क्योंकि इस वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना को, दूसरे कंट्रीज को फायदा हो रहा था, अमेरिका को फायदा नहीं हो रहा था। वो केओस करना चाहता अमेरिका। जी। उस केओस में उसने ईरान को चुन लिया और वहां पे वो घुस तो गए, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। बाहर निकलने के रास्ते का एक मौका इस्लामाबाद में आया था जिसको नेतन्याहू ने नहीं होने दिया। तो अब ये नेतन्याहू को और अमेरिका को आपस में तय करना है कि हम अपनी कुर्सी बचाएं नेतन्याहू की, कि अमेरिका का भविष्य बचाएं और दुनिया की इकॉनमी को बचाएं। तो ये बड़े सारे डायनेमिक्स जो है वो प्ले आउट करेंगे। लेकिन इसमें जो अगला जो सबसे बड़ा फायदा इस पूरे क्राइसिस में होने वाला है वो मिडिल लेवल पावर्स का होने वाला है, जिसमें चाइना भी है, जिसमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान उस बस में सवार हो गया, उसके सर पे सेहरा बन जाएगा इस पीस टॉक्स में इनिशिएटिव लेने का। भारत के प्रधानमंत्री, भारत की बदकिस्मती है कि इस वक्त भारत में एक ऐसी सरकार है, एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो इस डिप्लोमेसी में किसी भी तरीके का रोल नहीं प्ले कर पा रहा है। यहां से भविष्य का एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। जो भी इस युद्ध की परिणति होगी, उस वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान ने अपनी जगह बना ली है, यूरोप की जगह वहां फिक्स है, चाइना का एक बड़ा रोल प्ले होगा उसमें, रूस का एक रोल है। लेकिन भारत का रोल क्या होगा? एक बड़ा अच्छा मौका था कि ब्रिक्स की अध्यक्षता है, ब्रिक्स के जरिए कोई बयान देते, वो भी बयान नहीं दिया। एक बड़ी गलती करी कि हमले के 48 घंटे पहले आप मेडल ले रहे थे नेतन्याहू से, जो एक वॉर क्रिमिनल है, डिक्लेयर्ड वॉर क्रिमिनल है, घोषित वॉर क्रिमिनल है, उससे आप मेडल ले रहे थे। तो ये अफसोस की बात है कि एक जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जो हिंदू मुसलमान इनका एक वो है आइडियोलॉजी, उसको विदेश नीति में भी ले गए। और आपने दुनिया की विदेश, जो दुनिया अगली दुनिया बनेगी, उसमें अपनी जो भारत की जगह होती, उस जगह को आपने खो दिया। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और सुनील शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे इस पे, और ख़ास करके आपको लगता है कि यहाँ से ये जंग जिसको और आगे रुकनी चाहिए उसको आप बढ़ते हुए देखते हैं? सुनील जी, यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप कुछ और फैसला लेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी अभी मैसेज आया था जिसको हमने आपके सामने रखा, उस मैसेज के हिसाब से जो लग रहा है कि वो तो जंग को और बढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? क्योंकि पिछले 3 दिनों में बहुत कुछ बोल चुके हैं वो। पोप लियो द 14 के बारे में भी बहुत कुछ कह दिया उन्होंने। हालांकि पोप पे सीधा सीधा मसूद पेजिशकियान का भी बयान आया है अभी से थोड़ी देर पहले, और जो कह रहे हैं वो कि मैं पोप लियो 14 आपके अपमान की कड़ी निंदा करता हूं ईरान की तरफ से, और ये घोषणा करता हूं कि शांति और भाईचारे के पैगंबर यीशु मसीह का अपमान किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं है। अल्लाह की कृपा से आपको गौरव मिले, ये बात उन्होंने कही है। तो पोप को लेकर जो बातें हुई हैं वो तो ये मैं कह रहा हूं कि अलग अलग मसलों पे वो बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक भड़काऊ, और उसमें भी वो अंदर से कितने भड़के हुए हैं ये दिखाई देता है। सुनील जी, सुनील जी नहीं है, शायद डिस्कनेक्ट हो गया सुनील जी। कोई बात नहीं, अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजीव जी, देखिए अब यहाँ पे ट्रम्प साहब जो है एक तो जो कर रहे हैं, अब जैसे पोप से ही भिड़ गए। अब राजीव जी अभी तक तो बनना चाहते थे वो ईरान के सुप्रीम लीडर। आपको याद होगा कि बीच युद्ध में उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ का भी सुप्रीम लीडर उसको बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो अब सुप्रीम लीडर ईरान के नहीं बन पाए, तो अब वो बनना चाहते हैं चर्च के सुप्रीम लीडर, और कह रहे हैं, पोप को धमका रहे हैं कि आप अमेरिकन हैं और मैं चूंकि व्हाइट हाउस में हूँ तो इसलिए आप जो है वो पोप बन गए।
अब ये नहीं कह रहे कि आप पोप बन गए तो इसलिए मैं जो हूँ वो व्हाइट हाउस में पहुंच गया हूँ। यानी राजीव जी, अब आप वो चर्च से भी आप सीधी सीधी टक्कर लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप अपने को कट्टर ईसाई भी बताना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि दुनिया भर में ईसाइयों पर कहीं कुछ होगा तो हम उसका जो है प्रतिवाद करेंगे। नाइजीरिया को आप धमका रहे हैं कि वहाँ ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, हम नाइजीरिया को ठीक कर देंगे। तो आप ईसाइयों पर कहीं हमले होने तो उन्हें तो आप ठीक कर देंगे, आप दूसरे देशों को धमका रहे हैं। लेकिन जो ईसाइयों का सर्वोच्च धर्मगुरु है, अगर वो शांति की बात कर रहा है, और ईसा मसीह जो है राजीव जी, वो शांति के ही पुजारी थे, तो अगर ईसा मसीह के सिद्धांतों पर चलता हुआ उनका जो प्रतिनिधि है उसके ऊपर आप हमला कर रहे हैं, तो आप काय बात के ईसाई हैं? तो ये भी अब ट्रंप के ऊपर सवाल उठते हैं। तो ट्रंप राजीव जी कुछ नहीं है, सिर्फ युद्ध पिपासु है। एक तरीके से कहा जाए कि वो पिशाच है जिसके मुंह में रक्त लगा हुआ है राजीव जी। और ट्रंप जो है वो नेतन्याहू के जरिए भी इंसानों का रक्त पी रहा है और खुद भी पी रहा है। अब इसी पे ये समझा जा सकता है कि कुल मिलाकर इंसानों का रक्त पीना जो है, जो अमेरिका की अब तक की नीति रही थी, वही नीति को ट्रंप आगे बढ़ा रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए कि अब वो अपना नाम जो है वो लिखाना चाहते हैं। अब हालांकि अभी तक तो कहा जाता था कि वो ईदी अमीन जो थे वो खाया करते थे इंसानों का गोश्त। अब लेकिन ये समझा जाता है कि ट्रंप जो है उस रास्ते पर बढ़ रहा है कि इसको चाहिए किसी भी तरीके से इंसान का लहू जो है वो चाहिए। तो ये राजीव जी समझा सकता है। तो अब लेकिन जो डॉक्टर मसूद पेजेशकियान ने राजीव जी बात की, और इतना ही नहीं, जो वहाँ की एजेंसी है वो IRIB, राजीव जी, उसने वहाँ के चर्च का जो है एक वीडियो जारी किया आज ही, और ये बताया कि किस तरीके से यहाँ हमारे यहाँ चर्च है। बहुत सुंदर राजीव जी, जो फारसी स्थापत्य कला है उसके अनुसार बना हुआ वो चर्च है, उसका विजुअल उसने जारी किया। सेंट मैरी के नाम पर वहाँ एक मेट्रो स्टेशन है, बहुत बढ़िया अत्याधुनिक, उसका जो था वो विजुअल जारी किया गया कि हमारे यहाँ आप देखिए कि सब धर्मों को किस तरीके से सम्मान दिया जाता है, जबकि वो एक इस्लामिक राष्ट्र है, घोषित तौर पर इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन वहां सारे धर्मों को सम्मान दिया जा रहा है। और ट्रंप जो है, जो खुद को ईसाई घोषित कर रहा है, वो पोप लियो से भिड़े चला जा रहा है, क्योंकि पोप लियो जो है वो शांति की बात कर रहे हैं, युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। भाई ईसा मसीह ने भी युद्ध की बात नहीं की थी, और ईसा मसीह ने कहा था कि भाई इनको माफ करो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो राजीव जी यही कहा जा सकता है कि ईसा मसीह जो है ऊपर से देख रहे होंगे और कह रहे होंगे भाई इस ट्रंप को माफ करो, ये नहीं जानता कि ये मानवता के साथ क्या अपराध कर रहा है। हे प्रभु इन्हें माफ करना। जी प्रशांत जी, क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग कमेंट। और यहाँ ईरान के हिसाब से देखा जाए तो ईरान आपको कहाँ दिखाई देता है आज की तारीख में? असेसमेंट बहुत खराब और बहुत गलत असेसमेंट CIA, मोसाद, दुनिया भर के जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उन्होंने लगाया। उनको अंदाजा ही नहीं था कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी क्या है, और अभी भी नहीं अंदाजा है। दूसरी बात ये कि देखिए सारा फोकस हरमोज पे है, और इस बीच ईरान ने अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बहुत डाइवर्सिफाई किया है। ईरान का पीछे का दरवाज़ा भी एक है जहाँ पे अमेरिका की घुसपैठ नहीं है, और वो है कैस्पियन सागर। और उसकी कैस्पियन सागर की सीमा ईरान के उत्तर से मिलती है, और रूस भी है वहाँ पे, अजरबैजान है वहाँ पे, कजाकिस्तान है। तो और वो क्लोज्ड वाटर बॉडी है, वो एक बड़ी झील है जिसको समुद्र कहा जाता है। तो उसमें अमेरिका का दाखिला नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे जो आवाजाही है, जो ट्रैफिक है, जो टैंकर्स वहाँ पे आते हैं, वहाँ से कौन सा आर्म्स उसको मिल रहा है, इसका कोई ट्रैकिंग नहीं है जी। तो बहुत सारे ईरान के पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड हैं, और अभी भी हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें आप देखिए कि मिलिट्री सुपर पावर और इकोनॉमिक सुपर पावर, जिसकी दुनिया में डॉलर की ताकत है, उसका राष्ट्रपति रोज सुबह उठ के सोशल मीडिया से लड़ रहा है ईरान से, और आप लगातार क्लेम कर रहे हो कि आपने ध्वस्त कर दिया, और उसके बाद भी वो आपके रडार खत्म कर देता है, आपके जहाज़ों को गिराता है। 27 जहाज अमेरिका ने खोए हैं इस युद्ध में, आपके लोगों को कॉपी भेजे हैं उसने। तो रडार आपके उड़ा दिए, ऑयल रिफाइनरीज उड़ाई है। और सबसे बड़ी बात देखिए राजीव जी, जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के, वेस्ट एशिया में, उन बेसिस के बारे में भी बड़ी गलतफहमी है
वो बेसिस अटैक करने के लिए बने ही नहीं है, वो सेल्फ डिफेंस के लिए बने हैं। उनका भी इस्तेमाल अमेरिका ने इजराइल की डिफेंस के लिए किया है। उनके कंट्री में अटैक होते रहे, उनकी डिफेंस सिस्टम से कुछ नहीं हुआ अमेरिका की। और अगर ये लड़ाई दोबारा शुरू होती है तो इस बार जो अटैक होंगे ईरान की तरफ से बहुत डाइवर्सिफाइड होंगे, इसलिए जीसीसी कंट्रीज भी डरे हुए हैं। और सबसे बड़ा उनका कारोबार ठप है, उनका भी कारोबार ठप है। यूरोप को तो केवल एक नुकसान हो रहा है कि उनका जो ऑयल का दाम है वो बढ़ रहा है, उसके अलावा यूरोप को कोई और नुकसान नहीं हो रहा है। यूरोप का वो रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो चिंतित हैं। और मुझको फिर से मैं कहूँगा कि नई डिप्लोमेटिक पहल जो है वो दुनिया में शुरू होनी चाहिए, और उसमें भारत की तरफ से तो उम्मीद कम है, क्योंकि चुनाव है, मोदी जी उसमें लगे हुए हैं। और फिर मोदी जी को कांग्रेस से लड़ना है, पंडित नेहरू से लड़ना है, बहुत सारे उनके पास अलग प्रायोरिटीज है। लेकिन दूसरे देशों के सामने एक मौका है कि इसको एक कोई ना कोई डिप्लोमेटिक रास्ता इसका निकाले। और मुझको उम्मीद है, सुनील जी की तरह मुझको भी उम्मीद है कि इसका रास्ता निकलेगा। और रास्ता जेडी वेंस ही निकालेंगे, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है जी। पॉलिटिक्स तय करेगी, अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तय करेगी कि यहाँ पे क्या हो। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ये तय करेगी कि हॉर्मुज और ईरान और पश्चिम एशिया में क्या कुछ करने जा रहा है अमेरिका आने वाले समय में। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंसे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं वो लगातार अलग अलग ढंग से मल्टी डायमेंशनल बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक दिशा में इस युद्ध, इस जंग की समाप्ति की ओर जाते हुए बातें यहाँ डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहे हैं। सीधा धमकी देना, सीधा जिसको चाहे उसको जो चाहे वो कहना, और खुद को जीसस क्राइस्ट से भी ऊपर समझना, कैथोलिक चर्चेज के ऊपर टिप्पणी करना, पोप लियो 14 के ऊपर टिप्पणी करना, यानी सीधे वेटिकन को चुनौती देना, ये सारी बातें बता रही हैं। ईरान को तो चुनौती दे ही रहे थे, लेकिन इन सबसे इतर बिन्यामिन नेतन्याहू के पास आखिर कौन सी डोर है जिसको वो खींचते हैं तो अमेरिका जो है वो घबरा जाता है। सोचिएगा। इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलिन।